उसके सवाल पर नितेश जी के दिल में एक टीस सी उठी। उन्होंने भारी मन से कहा, आई थिंक तुम्हारे इस सवाल का जवाब मुझसे बेहतर तुम्हें पता है। जन्म दिया है हमने तुम्हें, हमारी वजह से तुम इस दुनिया में आए हो। ऐश की ज़िंदगी हमने तुम्हें दी है, बोलने से पहले हर एक ख्वाहिश पूरी की है। दुनिया भर की खुशियाँ तुम्हारे पैरों में लाकर रख दी और तुम बोल रहे हो मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ? तो फिर कौन हूँ मैं? ये कहते हुए उनकी सांसें गहरी होने लगी। गुस्से से वो लंबी लंबी सांस लेने लगे थे। उनसे सबकी नफरत बर्दाश्त नहीं हो रही थी। आशीष कुछ देर शांत रहने के बाद अपनी एक भौं ऊपर उठाते हुए बोला, सब कुछ देकर भी आपने मुझे मेरी मॉम और बहन से दूर कर दिया। आज प्यार के लिए पल पल तरस रहा हूँ। मेरी बहन मुझसे इतनी नफरत करती है कि मेरी माँ से भी नहीं मिलने दे रही है। आपकी वजह से पूरा गोयनका मैंशन बर्बाद हो गया। बाहर टके की इज्जत नहीं बची है हमारी। मीडिया वाले जो कभी हमारे सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते थे, आज वहीं आपके कारनामों की वजह से बहुत अच्छे से हर नेवी चैनल पर आपको फेमस कर रहे हैं। आपकी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। कशिश की मॉम के साथ अफेयर करके अपने दोस्त को धोखा देते आपको शर्म नहीं आई? जो इंसान अपनी बीवी बच्चों का नहीं हुआ वो किसी और का क्या ही हो सकता है। आप कलिका आंटी के ही लायक हो। रहिए इनके पास और अगली बार से मुझे अपना बेटा बोलने की गलती से भी मत कीजिएगा। ये सब कहते हुए आशीष का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी आंखें अंगारों के जैसे जल रही थीं। नितेश जी की आंखें शर्म से झुकने लगी। उन्होंने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल किया और अपना चेहरा फेर कर बोले, तुम्हारे बोलने से मैं कोई अनजान नहीं हो जाऊंगा। मानता हूं मुझसे गलती हो गई है, लेकिन मैंने तुम्हें कभी खुद से अलग नहीं किया। हमेशा तुम्हें बाप का प्यार दिया। तुम मुझसे इस लहजे में बात नहीं कर सकते हो। लेकिन तभी आशीष हंसते हुए बीच में बोला, बाप? ओह हाँ, आपने मुझे हमेशा बाप का प्यार दिया, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे आज आपसे नफरत हो रही है। खुद से नफरत हो रही है कि मेरे अंदर आप जैसे दोगले इंसान का खून है। जो आदमी अपनी औरत को धोखा देकर अपनी ही दोस्त की बीवी के साथ सो सकता है, उसका खून साफ कैसे हो सकता है? मुझे जल्द से जल्द अपनी बॉडी से आपका खून निकालना होगा। मुझे आप जैसा नहीं बनना है। नितेश गोयनका का घटिया खून मेरे अंदर नहीं रहने दूंगा। ये कहते हुए आशीष ने इधर उधर देखा और तभी उसकी नज़रें कलिका के पास पड़े एक बॉक्स पर पड़ी, जिसमें हॉस्पिटल में काम आने वाले औजार थे। बहुत सारे इंजेक्शन के साथ छोटी सिजर्स, साफ सुथरा नाइफ रखा था। आशीष के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। इस वक्त वो किसी पागल के जैसे रिएक्ट कर रहा था। नितेश जी को आशीष की बात कुछ खास समझ नहीं आई। वो सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देख रहे थे। आशीष की नज़रों को एक जगह टिका देखकर नितेश जी ने भी सर घुमा कलिका की तरफ देखा और तभी उनकी नज़रें उस बॉक्स पर पड़ी, जिसे देखते ही एक पल के लिए उनके फेस एक्सप्रेशन बदले, लेकिन अगले ही पल उनका चेहरा पीला पड़ गया। वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही आशीष तेज कदमों से बॉक्स के पास आया और उस बॉक्स में रखे चाकू को उठा नितेश जी की तरफ देखकर बोला, मेरे अंदर आपका गंदा खून अब नहीं बचेगा। मैं अपना सारा खून इस बॉडी से निकालकर बाहर फेंक दूंगा, चाहे इसके बाद मैं मर ही जाऊं। इतनी नफरत हो गई है मुझे आपसे कि जिंदगी के बदले मौत अच्छी लगने लगी है। नितेश जी एकदम से घबरा गए। वो जोर से चिल्लाए, आशीष दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या बेहुदा बातें किए जा रहे हो? अभी के अभी उस चाकू को नीचे रखो, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहते हुए उन्होंने एक कदम आशीष की तरफ बढ़ाया, लेकिन तभी आशीष पीछे होते हुए बोला, हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। आपकी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरे पास मत आना, वरना मैं सच में अपनी जान ले लूंगा। आप जैसे घटिया इंसान की शक्ल देखने से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। ये कहते हुए उस आशीष की नज़रें बार बार अपनी कलाई पर रखे चाकू पर जा रही थी। वो हंसते हुए अपने हाथ को देख रहा था। उसके चेहरे पर रति भर भी खौफ नहीं था। इनफैक्ट एक अलग ही पागलपन था जो खुद का दुश्मन बना हुआ था। वहीं दूसरी तरफ आयरा आराम से अपनी चेयर पर बैठी लैपटॉप की स्क्रीन पर चल रही हॉस्पिटल की लाइव फुटेज देख रही थी, जिसमें नितेश गोयनका और आशीष गोयनका दिखाई दे रहे थे। आयरा के फेस पर शैतानी स्माइल आ गई। उसने पेपर वेट उठाया और उसे घुमाते हुए शैतानी स्माइल के साथ बोली, इन सारे बेवकूफ़ों की वजह से आयरा मरी थी। अब उसी तरह ये सारे भी तड़प तड़प कर मरेंगे। एक भी जिंदा नहीं रहेगा। जो एक दूसरे की जान हुआ करते थे वो ही आज एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, बोलकर वो जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे केबिन में गूंज रही थी। लेकिन तभी केबिन के डोर पर नॉक हुआ। आयरा ने हंसना बंद कर सीरियस एक्सप्रेशन के साथ डोर की तरफ देखा और अपनी कड़क आवाज में बोली, यस, कमिंग। केबिन का डोर ओपन हुआ और एक एम्प्लॉई अंदर आया। उसने आयरा को ग्रीट करते हुए अपना सर झुकाया और रिस्पेक्टफुली बोला, हेलो मैम। मिस्टर त्रेहान ओबरॉय के साथ आपकी मीटिंग अगले 10 मिनट में होने वाली है। वो कंपनी में आ गए हैं। वो कॉन्फ्रेंस रूम में आपका वेट कर रहे हैं। ये कहते हुए उस एम्प्लॉय की नज़रें एक पल के लिए भी ऊपर नहीं उठी।
आयरा के फेस एक्सप्रेशन एक पल के लिए थोड़े सॉफ्ट हुए। उसने मन ही मन कहा, त्रेहान ओबरॉय ने मेरी मॉम की जान बचाई है। आई थिंक वो बुरे इंसान नहीं है। उनकी कंपनी जलाने के पीछे जिस किसी का भी हाथ है वो जल्द ही सबके सामने होगा। मुझे सारी बातें त्रेहान ओबरॉय से क्लियर करनी होगी। ये सोचते हुए वो उठी और एम्प्लॉय की तरफ देखकर अपने लहजे में बोली, तुम जा सकते हो। ये सुनते ही एम्प्लॉय वहां से चला गया। आयरा ने लैपटॉप बंद किया और सीधी केबिन से बाहर निकल गई। उसे नितेश गोयनका और आशीष गोयनका का ड्रामा देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। दोनों बाप बेटे एक जैसे थे। किसी ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी आयरा को दर्द देने में। उसकी वजह से वो मर गई, इसलिए अब ये आयरा किसी को माफ नहीं करने वाली थी। आयरा कॉन्फ्रेंस रूम में आई और तभी उसकी नज़रें चेयर पर किसी किंग की तरह बैठे त्रेहान ओबेरॉय पर पड़ी। उनके पीछे 2 गार्ड्स अपने दोनों हाथ पीछे बांधे अलर्ट पोजीशन में खड़े थे। त्रेहान जी ने नज़रें घुमा आयरा की तरफ देखा, जो खुद उन्हें ही देख रही थी। उन दोनों की नज़रें जैसे ही एक दूसरे से टकराईं तो एक पल के लिए पूरे रूम में अजीब सा ओरा छा गया, जैसे कोई अनविजिबल पावर हो जो होकर दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन उसका एहसास सबको था। कॉन्फ्रेंस रूम में एआर के शेयर होल्डर और कंपनी के डायरेक्टर, मैनेजर के साथ 2 एम्प्लॉय भी मौजूद थे। वेलकम एआर, हमें आपका ही इंतजार था। त्रेहान जी ने बिना किसी एक्सप्रेशन के आयरा के चेहरे को देखते हुए कहा। उनकी आवाज़ सुनकर आयरा ने बिना किसी एक्सप्रेशन के उनकी तरफ देखा और फिर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अंदर आते हुए बोली, एआर बंदी ही ऐसी है जिसका इंतजार किए बिना कोई रह नहीं सकता है। ये कहते हुए आयरा हेड चेयर पर आकर बैठ गई। त्रेहान जी के फेस पर टेढ़ी स्माइल आ गई। आयरा की नज़रें त्रेहान जी के चेहरे पर टिकी थीं। उन्होंने कल उनकी मॉम की खून देकर उन्हें नई जिंदगी दी थी। त्रेहान जी के डैड की आखिरी निशानी उनकी वो कंपनी कल रात को जल गई। एआर का नाम कंपनी को जलाने में लिया जा रहा है, लेकिन फिर भी त्रेहान जी के चेहरे पर आयरा के लिए रति भर भी नफरत नहीं थी और नहीं गुस्सा। आयरा के दिमाग में यही सब सवाल चल रहे थे। एपिसोड 106 5% शेयर, बदतमीजी, मिस्टर दिवाकर की मौत। त्रेहान जी का शांत चेहरा देखकर आयरा ने अपने दिमाग में चल रहे सवालों को झटका और बिना किसी एक्सप्रेशन के कोल्ड टोन में बोली, हेलो मिस्टर त्रेहान ओबरॉय, आपकी कंपनी जलने का दुख है मुझे, बहुत बुरा हुआ आपके साथ। ये कहते हुए आयरा ने बोरियत से सामने बैठे शेयर होल्डर और डायरेक्टर को देखा, जो खुद उसे ही देख रहे थे। सबकी नज़रें आयरा पर टिकी थीं, जैसे वो इस कंपनी की ओनर ना होकर कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो जो पहली बार उनकी नज़रों के सामने आई है। त्रेहान जी के होंठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। वो सीधे होकर बैठे और आयरा की तरफ देखकर बोले, अच्छा बुरा तो जिंदगी में होता रहता है। एक कंपनी जली है, उसके बदले 100 कंपनियां खड़ी करने की औकात रखता है त्रेहान ओबरॉय। लेकिन ईंटों से बिल्डिंग खड़ी की जा सकती है, रिश्तों की यादें वापस नहीं लाई जा सकती है। जो कंपनी जली है उससे बहुत गहरा रिश्ता था मेरा, लेकिन एक्सपेक्टेशन 0 थी, इसलिए कोई खास दुख नहीं है। मुझसे ज़्यादा दर्द तो लोगों और मीडिया को हो रहा है, जो बढ़ा चढ़ाकर जलाने वाले का नाम ले रहे हैं। ये कहते हुए उनकी नज़रें आयरा के चेहरे पर टिकी थीं। आयरा ने उनकी तरफ देखा और बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, एआर को सामने से वार करने की आदत है, छिपकर गीदड़ के जैसे वार करना आयरा ने नहीं सीखा है। तभी वहीं बैठे एक शेयर होल्डर मिस्टर दिवाकर भाटी, जिन्होंने रॉयल ब्राउन 3 पीस शूट पहना था, अंदर वाइट शर्ट और गले में टाई, हाथ में एक्सपेंसिव वॉच, पैरों में लेदर शूज पहने उनकी रियलिटी चमक रही थी। उन्होंने आयरा की तरफ देखकर रूड टोन में कहा, मिस आयरा, आई नो आप कंपनी की सीईओ हो, लेकिन मिस्टर त्रेहान ओबरॉय बिजनेस के किंग रह चुके हैं। आपको इस तरह से उनसे बात नहीं करनी चाहिए, वरना आप लॉस में जा सकती हैं, और मैं नहीं चाहता हूं मैं जिस कंपनी का शेयर होल्डर हूं वो लॉस में जाए और मुझे शेयर किसी और को बेचने पड़े। यू नो व्हाट आई मीन। ये कहते हुए दिवाकर जी की आवाज़ में उनका कोल्ड एटीट्यूड साफ झलक रहा था। आयरा ने सर घुमा मिस्टर दिवाकर को देखा, जो चेहरे पर गुस्सा लिए उसे ही देख रहे थे। उनके चेहरे पर नाखुशी साफ नजर आ रही थी। आयरा के होंठों पर अचानक ही शैतानी स्माइल आ गई। उसने पेपर वेट उठाया और उसे घुमाते हुए मिस्टर दिवाकर की तरफ देखकर बोली, मुझे नहीं पता था मेरी कंपनी के शेयर होल्डर सीईओ को नैनी कोर्स भी करवाते हैं, आई मीन फ्री का ज्ञान भी देते हैं। कितने % शेयर हैं आपके नाम पर मिस्टर दिवाकर भाटी जी? आयरा ने जी वर्ड पर जोर देते हुए उसे लंबा खींच कर कहा। दिवाकर जी एक पल के लिए हिचकिचाए और फिर एक नज़र सबको देखा। अब सब उन्हें ही देख रहे थे। रूम में एकदम शांति थी, यहाँ तक त्रेहान जी भी शांति से दिवाकर जी को देख रहे थे। त्रेहान जी बिजनेसमैन थे, बेवकूफ़ नहीं। उन्हें पता था कहाँ, कब, कितना और कैसे बोलना है। आयरा ने एक बार फिर से कहा, मिस्टर दिवाकर भाटी, सपनों की दुनिया से बाहर आकर आंसर देने का कष्ट करेंगे?
दिवाकर जी ने अपनी नज़रें इधर उधर घुमाई, गला साफ किया और कुर्सी पर थोड़ा सीधे बैठते हुए बोले, 5% शेयर है मेरे नाम पर। उनका जवाब सुनकर आयरा के फेस पर किलिंग स्माइल आ गई। उसने पेपरवेट टेबल पर धीरे से रखा। उसकी उंगलियां टेबल पर हल्का सा रिदम बना रही थी। ओनली 5%? इतने शेयर का बोझ सर पर लेकर आपको नींद तो नहीं आती होगी ना भाटिया जी? अरे मैं भी कैसी बातें कर रही हूँ। नींद का तो छोड़ो, आपको तो भूख प्यास भी नहीं लगती होगी। दिन रात एक करके तो आपने एआर के 5% शेयर खरीदे और अब ये भी डूबने के कगार पर हैं, तो नींद कहाँ से आ सकती है? उसकी आवाज़ अब भी शांत थी, लेकिन शब्दों में धार जैसी कड़वाहट थी। बाय द वे, आप अपने 5% के भरोसे मुझे कंपनी चलाने का तरीका सिखा रहे हैं? दिवाकर जी के चेहरे का रंग हल्का बदल गया। उन्होंने एटीट्यूड चेहरे पर लिए कहा, मैं बस कंपनी के प्रॉफिट की बात। कंपनी का प्रॉफिट? उन्होंने उनकी बात बीच में ही काट दी। आयरा ने पेपरवेट हाथ में पकड़े, हाथ को हल्का सा पीछे किया और एक आंख बंद करके दिवाकर जी के सर की तरफ देखकर बोली, कंपनी का प्रॉफिट तब खतरे में आता है जब शेयर होल्डर अपने पर्सनल ईगो को बिजनेस से ऊपर रखने लगते हैं। आयरा को पेपरवेट का निशाना अपनी तरफ लगता देख दिवाकर जी पैनिक करने लगे। उनके चेहरे का रंग आयरा की बात सुनते ही उड़ गया। उन्होंने पैनिक करते हुए कहा, व्हाट डू यू वांट टू से? आयरा ने सीटी बजाते हुए आराम से कहा, मिस्टर कपूर, मेरी फाइल ओपन कर सकते हैं? बोलकर उसने त्रेहान जी की तरफ देखा और बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, सॉरी मिस्टर त्रेहान ओबरॉय, आपको थोड़ी देर और वेट करना पड़ेगा। कंपनी में कुछ कुत्तों ने घर बना लिया है, पहले उनका इलाज करना जरूरी है। घर बनाने तक तो ठीक था, लेकिन अब वो काटने पर आने लगे हैं, इसलिए इलाज तो करना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर सारे लोग एक पल के लिए डर गए। आसपास का ऑरा इतना डेंजर था कि उन सब का सांस ले पाना भी मुश्किल होने लगा था। मिस्टर कपूर ने पेन ड्राइव उठाया और उसे लगाकर रिमोट से स्क्रीन ऑन की। स्क्रीन पर कॉल रिकॉर्ड, मेल ट्रेल और बैंक ट्रांजैक्शन की स्लाइड्स एक एक करके सामने आने लगी, जिन्हें देखकर हर कोई शॉक्ड था। सब हैरानी से प्रोजेक्टर की तरफ देख रहे थे। वहीं त्रेहान जी के फेस पर अब भी कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वो प्राउडली अपनी डॉटर इन लॉज को देख रहे थे। वहीं दिवाकर जी की आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। वो नहीं चीख पा रहे थे और ना ही अपने दर्द को झेल पा रहे थे। उनकी आंखों में दर्द से आंसू आ गए थे। दर्द इतना तेज था कि वो मुंह के हाथ भी नहीं लगा पा रहे थे, बस छटपटा रहे थे। आयरा ने ठंडी आवाज में कहा, आपको डर था कि कंपनी लॉस में जाएगी, इसलिए आपने पहले से अपनी नाव दूसरी तरफ मोड़नी शुरू कर दी। लेकिन आपने एक गलती कर दी मिस्टर दिवाकर। ये कंपनी मेरी है और मेरी कंपनी में गद्दार ज्यादा देर तक सांस नहीं ले पाते, ठीक उसी तरह जैसे अभी आप नहीं ले पा रहे हैं। आपके 5% शेयर एआर ने आज सुबह ही खरीद लिए हैं। डॉक्यूमेंट्स आपके सामने हैं। अब आप सिर्फ एक एक्स शेयर होल्डर हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद आप एक्स दिवाकर भाटी रह जाओगे। बोलकर आयरा ने अपनी कमर के पीछे से गन निकाली और सीधा दिवाकर जी के सर की तरफ पॉइंट करके ट्रिगर दबा दिया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। एपिसोड 107, पेशेंस नहीं है मुझमें, नया एहसास। आपके 5% शेयर एआर ने आज सुबह ही खरीद लिए हैं। डॉक्यूमेंट्स आपके सामने हैं। अब आप सिर्फ एक एक्स शेयर होल्डर हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद आप एक्स दिवाकर भाटी रह जाओगे। बोलकर आयरा ने अपनी कमर के पीछे से गन निकाली और सीधा दिवाकर जी के सर की तरफ पॉइंट करके ट्रिगर दबा दिया। गन में साइलेंसर लगा था, इसलिए कोई आवाज नहीं हुई। मिस्टर दिवाकर की आंखें फटी की फटी रह गई और अगले ही पल वो पीठ के बल धड़ाम की आवाज के साथ नीचे जा गिरे। आसपास बैठे शेयर होल्डर झटके के साथ खड़े हो गए और कदमों को पीछे लेते हुए शॉक्ड होकर मिस्टर दिवाकर की डेड बॉडी को देखने लगे। आयरा ने आराम से अपनी गन को वापस कमर के पीछे डाला और सबकी तरफ देखकर बोली, इफ एनीवन एल्स इज वरिड अबाउट देयर शेयर्स सिंकिंग, यू कैन टेल मी। मैं ट्राई करूंगी आप सबका डर दूर कर सकूं, फिर कभी डरने लायक ना रहो। आई प्रॉमिस आपका डर जड़ से खत्म कर दूंगी। कहते हुए उसकी नज़रें हर एक शख्स पर घूम रही थी। उसकी कोल्ड आवाज़ सुनकर सबका ध्यान मिस्टर दिवाकर से हटकर आयरा की तरफ आ गया। मिस्टर कपूर रुमाल से अपना पसीना साफ करते हुए हड़बड़ाहट के साथ बोले, नो आयरा, नो नो एनी डाउट। ये कहते हुए उनकी कनपटी से पसीने की बूंदें फिर से चमकने लगी। आयरा की फेस पर डेविल स्माइल आ गई। उसने उसी तरह से मुस्कुराते हुए कहा, गुड। बोलकर उसने त्रेहान जी की तरफ देखा, जो एकदम शांति से बैठे थे। त्रेहान जी को देखते ही आयरा के फेस एक्सप्रेशन हल्के से नॉर्मल हुए। उसने ऑर्डर देने वाली टोन में कहा, इस कचरे को साफ करो यहाँ से, इसे जंगल में डालाओ। जंगली जानवरों को अच्छे से कचरा साफ करना आता है। ये कहते हुए वो चेयर पर बैठ गई और त्रेहान जी की तरफ देखकर नॉर्मल आवाज में बोली, आपकी कंपनी किसने जलाई है?
आई एम श्योर आप अपने बेटे जितने बेवकूफ़ नहीं हो जिसे पता ही ना हो कि उनका लॉस कौन कर रहा है। त्रेहान जी ने आयरा की तरफ देखा और सॉफ्ट आवाज़ में बोले, अगर कोई मर्द अपनी पसंदीदा औरत के सामने अनजान बनता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेवकूफ़ है। खुद को समझदार और सामने वाले को बेवकूफ़ समझना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। बिजनेस का किंग कोई बेवकूफ़ इंसान तो नहीं बन सकता है। यू नो वॉट आई मीन। बाकी तुम खुद समझदार हो, समझ गई होगी। कंपनी को जिसने भी जलाया है वो तो सामने आ ही जाएगा, लेकिन फिलहाल मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अकेले में। ये कहते हुए उन्होंने एक नज़र सबकी तरफ देखा और फिर उठकर केबिन से बाहर चले गए। उनके पीछे ही दोनों गार्ड्स भी केबिन से बाहर निकल गए। आयरा बस त्रेहान जी को जाते देखती रह गई। उसने एक गहरी सांस भरी और मीटिंग ओवर बोलकर केबिन से बाहर निकल गई। आयरा जैसे ही केबिन से बाहर आई तभी त्रेहान जी ने उसका हाथ पकड़ा और बिना किसी एक्सप्रेशन के बोले, चलो हमारे साथ। ये कहते हुए उन्होंने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। आयरा कभी अपने हाथ को देख रही थी जिसे त्रेहान जी ने पकड़ा हुआ था, तो कभी त्रेहान जी के चेहरे को। उसे समझ नहीं आ रहा था कि त्रेहान जी इसे कहाँ लेकर जा रहे हैं, लेकिन आज पहली बार उसे त्रेहान जी के साथ एक अलग ही एहसास हो रहा था, जैसा पहले किसी और के साथ नहीं हुआ था। त्रेहान जी आयरा को लेकर अपनी कार के पास आए और पैसेंजर सीट पर बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। आयरा ने सर घुमा अपनी डार्क आंखों से त्रेहान जी को देखा और बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, हम कहाँ जा रहे हैं? त्रेहान जी आराम से बोले, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। आयरा तुरंत बोली, मुझे अभी जानना है। त्रेहान जी फिर से बोले, थोड़ा पेशेंस रखना होगा। आयरा झट से बोली, पेशेंस नहीं है मुझ में। त्रेहान जी ने सर घुमा आयरा को देखा, जो अपनी डार्क आंखों से उन्हें ही देख रही थी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जो रीडर्स पढ़ते हैं वो कमेंट भी कर दिया करो, आपका कमेंट पढ़कर अच्छा लगता है।